हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज ग्रामर सीरीज में संज्ञा यानी संज्ञा के जो कारक होते हैं नाउन के केस उसका अध्ययन करते हैं। देखिए जैसे जॉन थ्रू ए स्टोन, जॉन ने एक पत्थर फेंका। ठीक, अब यहाँ फेंका, क्या फेंका? पत्थर। कौन फेंका? जॉन। तो इसमें दो सब्जेक्ट क्या है? जॉन। ऑब्जेक्ट क्या है? ए स्टोन। दूसरा वाक्य है क्या? द हॉर्स किक्ड द बॉय, घोड़े ने लात से मारा। किक मतलब पैर से मारना। बॉय लड़के को। किसे मारा? लड़के को। कौन मारा? हॉर्स। तो इस तरह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं, तो इसको सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं अच्छे से। देखिए, जान नामक संज्ञा करता है पहले वाक्य में। इस प्रश्न के उत्तर में आता है किसने पत्थर फेंका, तो उत्तर आएगा जान ने। किसने पत्थर फेंका? किसने या कौन, यानी कि कौन या किसने प्रश्न करेंगे तो सब्जेक्ट पता चलता है। थ्रू ए स्टोन, शब्दों का यह समूह विधेय है, तो सब्जेक्ट को छोड़कर वाक्य में क्या रहता है? प्रेडिकेट रहता है। तो इसके पहले पार्ट में ही बताया गया है इसके बारे में। आप उस वीडियो को चाहे प्लेलिस्ट में देख लीजिए या डायरेक्ट सर्च करेंगे सब्जेक्ट प्रेडिकेट, तो इसके पहले हम बोर्ड पे जो पढ़ाए हैं वो भी वीडियो बनी है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब देखिए, विधेय थ्रू थ्रू क्रिया है, उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट आता है। जान ने क्या फेंका? एक पत्थर। तो यानी एक क्या प्रश्न करते हैं वर्ब में, तो हमको ऑब्जेक्ट पता चलता है। ए स्टोन वह वस्तु है जिसको जान ने फेंका, अतः स्टोन संज्ञक कर्म है यानी कि ऑब्जेक्ट है। वाक्य दो में देखिए, हॉर्स घोड़ा करता है। इस प्रश्न के उत्तर में आता है किसने लड़के को लात मारा। किसने प्रश्न करेंगे या कौन, तो आता है घोड़ा। हु किक द बॉय, मतलब द हॉर्स किक द बॉय, तो सब्जेक्ट पता चल जाता है। ठीक है, तो इस मतलब किसको मारा, तो घोड़े ने लात मार किसको मारा? लड़के को, तो लड़का ऑब्जेक्ट है। जब कोई संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है तो वह नॉमिनेटिव केस में होता है। यानी कि अब नॉमिनेटिव केस, देखिए केस कई प्रकार के होते हैं। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, ये सारे केस होते हैं। तो अब यहाँ नॉमिनेटिव केस आपको पता चलेगा। नॉमिनेटिव केस माने होता है कर्ता कारक। क्या होता है? कर्ता कारक। तो जिसको हम कर्ता कहते हैं उसी को हम कर्ता कारक कहते हैं। अगर कारक पूछा जाएगा तो कर्ता कारक, यानी कि जो सब्जेक्ट का काम करता है उसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जब कोई संज्ञा या सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन क्रिया के कर्म के रूप में प्रयुक्त होता है तो वह ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस कहते हैं। ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम क्या है? एक्यूजेटिव केस। इस नाम को भी आप जानते रहे हो। क्यों? क्योंकि परीक्षा में आपके ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव केस नहीं पूछ लेगा कि कौन सा एक्यूजेटिव केस है। आपको पता है कि ऑब्जेक्ट इसका यही है, लेकिन आप एक्यूजेटिव केस उसका नहीं बता पाएंगे, इसलिए इसका भी ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक है, तो अगला जो है देखिए, आप नॉमिनेटिव केस को जानने के लिए हु यानी कौन या व्हाट क्या लगाया जाता है। ऑब्जेक्टिव केस को जानने के लिए उसके कर्ता के पहले हुम या व्हाट लगाया जाता है। मतलब हुम से ऑब्जेक्ट पता चलता है, व्हाट से दोनों पता चल सकता है। सब्जेक्ट भी पता चल सकता है, ऑब्जेक्ट भी पता चल सकता है। कभी कभी व्हाट से भी, जैसे माई फादर इज ए फार्मर, तो मेरे पिताजी किसान है। कौन है? मेरे पिताजी। या दिल्ली इज ए बिग सिटी, दिल्ली एक बड़ा शहर है। क्या एक बड़ा शहर है? दिल्ली। कौन? दिल्ली। इस तरह से कभी कभी क्या से भी आ जाता है। अब देखिए अगला जो रूल कह रहा है, ठीक, नॉमिनेटिव केस के बाद अब यहाँ प्रीपोजिशन के बाद आने वाली, ठीक है। और यहाँ प्रीपोजिशन है, ये थोड़ा कट गया है। पी आर ई पी ओ एस आई फिर टी आई तब ओ एन है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाली संज्ञा भी ऑब्जेक्टिव केस में होती है। यानी कोई प्रीपोजिशन रहेगा उसके बाद जो संज्ञा आएगी, नाउन आएगी, वो भी ऑब्जेक्टिव केस मानी जाती है। जैसे दिस बुक इज इन द डेस्क, या किताब डेस्क में है, तो इसमें प्रीपोजिशन क्या आपका? इन है। क्लियर? उसके बाद द डेस्क, ये आपका नाउन है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस। यानी प्रीपोजिशन के बाद आने वाली हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होती है, उस ऑब्जेक्ट माना जाता है। नाउन रहेगा तो ऑब्जेक्ट माना जाएगा, प्रोनाउन रहेगा तो जैसे मी, हिम, ये सब लिखा जाएगा। इट जो भी रहेगा ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। डेस्क का ऑब्जेक्टिव केस है, या इसको एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं, क्योंकि यह प्रीपोजिशन इन से नियंत्रित है, नहीं इनके बाद आया। तो निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। तो इस तरह से आपको क्या पता चला, वर्ब के बाद जो आता है उसको भी ऑब्जेक्ट कहते हैं, प्रीपोजिशन के बाद वाले को भी ऑब्जेक्ट कहते हैं। वो प्रीपोजिशन का लेकिन ऑब्जेक्ट रहता है। अब देखिए, ही ब्रोक द विंडो, विंडो ऑब्जेक्ट है इसमें, विंडो वाज ब्रोकन, ठीक है। तो विंडो देखिए इसमें सब्जेक्ट बन गया, वो पैसिव वॉइस में है ना, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है। तो अब देखिए अंग्रेजी का स्वरूप देखा जा सकता है कि अंग्रेजी में स्वरूप नॉमिनेटिव केस है और एक्यूजेटिव केस दोनों में समान होता है। क्लियर? तो नाउन जो रहेगा तो वो देखिए ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में भी आएगा तो सेम टू सेम वही रहेगा। अब प्रोनाउन रहता तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है, जैसे मी का आई हो जाता है।
प्राय नॉमिनेटिव क्रिया से पहले तथा एक्यूजेटिव क्रिया के बाद आता है, अतः इनको इन शब्दों के क्रम या तात्पर्य द्वारा एक दूसरे से भिन्न रूप में देखा जाता है। मतलब क्या है कि जैसे ऑब्जेक्ट यही सब्जेक्ट बनेंगे, इसके अनुसार वाज लगेगा तो विंडो वाज ब्रोकन, तो ये पैसिव वॉइस का मान लिया जाता है क्योंकि सब्जेक्ट के साथ वाज प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में आती है। क्योंकि वाज साथ आईएनजी नहीं है इसलिए कॉन्टिन्यूस टेंस मानते नहीं, पैसिव वॉइस मान लेते हैं। तो जब वाज के साथ आईएनजी आया होता तो एक्टिव वॉइस होता, इस तरह से। तो एक्टिव पैसिव की भी वीडियो बनी है, आगे फिर आपको डिटेल मिल जाएगी। आगे देखते हैं राम गेव ए बॉल, तो राम गेव हरी ए बॉल। तो देखिए यहाँ दो वाक्य ना, क्या दिया एक बॉल, किसे दिया हरी को, क्या दिया एक बॉल। तो नीचे वाले वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हैं, इन दोनों वाक्यों में बाल क्रिया का गेव का कर्म है, ठीक है। दूसरे वाक्य में बताया गया राम ने बाल हरी को दी, संज्ञा हरी क्रिया गेव का अप्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष कर्म। अब देखिए हरी क्या है, जो व्यक्ति वाला रहता है उसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष कर्म, जो वस्तु वाला रहता है ए बाल उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष कर्म, ठीक है। वस्तु वाला क्या प्रश्न करने से आता है, व्यक्ति वाला किसे प्रश्न करने से आता है। तो ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल जानना चाहते हो आप, वीडियो इसकी डिटेल बनी है, सर्च करेंगे आप या ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ऑब्जेक्ट बोर्ड पे पढ़ा के बताया गया है कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, उनका स्थान कैसे परिवर्तन किया जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या अंतर है, सब आपको मिल जाएगी वीडियो, सर्च करके आप देख सकते हैं चैनल पर। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, देखिए साधारण कर्म के रूप में बाल प्रत्यक्ष कर्म है, ठीक है। बाल क्या प्रत्यक्ष कर्म मतलब वस्तु वाला जो होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या प्रश्न कर। ध्यान दीजिए अप्रत्यक्ष कर्म क्रिया के फौरन बाद तथा प्रत्यक्ष कर्म से पहले आता है। मतलब जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं तो अक्सर इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष पहले आता है बाद में। जैसे एग्जाम्पल राम गेव हरी ए बॉल, हरी आपका अप्रत्यक्ष कर्म जो व्यक्ति से रिलेटेड होता है, वस्तु वाला प्रत्यक्ष कर्म। तो लेकिन अगर आप चाहें तो स्थान परिवर्तन भी कर सकते हैं, जैसे ए बाल को भी पहले लिख सकते हैं, हरी को बाद में लिख सकते हैं, नहीं व्यक्ति वाला बाद में लिख सकते हैं, लेकिन तब क्या होता है व्यक्ति वाले से पहले टू या फार लगाना पड़ता है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट का स्थान भी परिवर्तन कर सकते हैं। अगर व्यक्ति वाला पहले लिखेंगे तो टू फार लगाने की झंझट नहीं है। तो राम गेव ए बाल टू हरी, इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं। क्लियर, तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं। देखिए अगला वाक्य जो है विल यू डू मी ए फेवर, तो अब ए फेवर पहले भी लिख सकते हो, टू मी भी कर सकते हो, ठीक है। आई बॉट राम ए बॉल, तो ए बॉल पहले लिखेंगे तो राम से पहले फार लगेगी। जैसे आई बॉट राम ए बॉल, मैंने राम के लिए एक गेंद खरीदा, तो इसको ऐसे लिख सकते आई बॉट ए बॉल फॉर राम, मैंने एक गेंद खरीदा किसके लिए, राम के लिए। तो अब यहाँ जैसे टू मतलब क्या, राम गेव ए बॉल टू मी, राम ने मुझको एक बॉल दिया, तो को की अंग्रेजी टू लगता है और के लिए अंग्रेजी फार लगता है। लेकिन अगर हम व्यक्ति वाला ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं तो टू मैंने को और के लिए फार की अंग्रेजी लिखते नहीं है, अपने आप वो अंडरस्टूड हो जाता है, उसमें समझ लिया जाता है। क्लियर, तो को की अंग्रेजी टू होती है, फार मतलब के लिए। तो को या के लिए की अंग्रेजी जो है लिखा नहीं जाता है, कब, जब अगर व्यक्ति वाला पहले लिखा जाता है। जैसे अब पढ़ते नहीं, अब हिंदी में कर्ता ने कर्म को, जैसे राम उसने, ही माने उसने होता है, वह कहो या उसने, ने का अंग्रेजी नहीं लिखा जाएगा। तो को का अंग्रेजी, जैसे वह मुझको पढ़ाता है तो को का अंग्रेजी नहीं लिखा जाएगा, मुझे कहो या मुझे पढ़ाता है या मुझको, तो को ऑब्जेक्ट बताता है कि हाँ ऑब्जेक्ट है इसलिए नहीं लिखा जाता। तो उसी तरह से के लिए भी नहीं लिखा जाएगा। अब देखिए फेच द बॉय ए बुक, फेच मीन्स जाकर लाओ, लड़के के लिए एक किताब लाओ। तो ऐसे भी कह सकते फेच ए बुक फॉर द बॉय, जाओ जाकर एक किताब लाओ, किसके लिए, लड़के के लिए। तो लड़के के लिए या लड़के को, बात है कि तो लड़के के लिए बस तो है, तो लड़के के लिए कहना बेटर होगा कि ना, कि लड़के को किताब लाओ, ये उतना शुद्ध नहीं रहता, लड़के के लिए एक किताब लाओ। तो सी मेड रूथ ए न्यू ड्रेस, ठीक है। तो सी मेड ए न्यू ड्रेस फॉर रूथ, वह रूथ के लिए एक नई ड्रेस बनाए। तो सी मेड ए न्यू ड्रेस पहले लिखोगे तो के लिए अंग्रेजी फॉर रूथ लिखा जाएगा, इसके पहले वाले में रूथ पहले लिख दोगे तो के लिए अंग्रेजी नहीं लिखा जाएगा। ये सब ग्रामर के रूल है। गेट मी ए टैक्सी, मुझे एक टैक्सी लाओ, ठीक है, मेरे लिए एक टैक्सी लाओ या उपलब्ध कराओ। तो गेट ए टैक्सी फॉर मी, मेरे लिए एक टैक्सी की व्यवस्था कराओ। अब देखिए आगे क्या है, ये टैक्सी करो, ठीक, गेट लगता है, जैसे कोई, ठीक है, आदमी किसी से कोई काम करने के लिए कहता, खुद नहीं करता दूसरा से करवाता, तो गेट का प्रयोग होता है, हैव का प्रयोग होता है, काज टू वर्ब होता है। तो इसके भी बारे में आपको आगे पढ़ाया जाएगा डिटेल, और बाकी वीडियो इसकी बनी भी है, काज टू वर्ब का जो है कैसे ट्रांसलेशन वगैरह किया जाता है, इसके ट्रांसलेशन वाले चैप्टर में। तो निम्नलिखित वाक्य देखिए, निम्नलिखित वाक्य, दिस इज राम्स अम्ब्रेला, यह राम का छाता है। अब यहाँ क्या है कि राम्स अम्ब्रेला, राम का छाता, का के की संबंध बताने के लिए पोस्ट ऑफिस लगता है। तो द अम्ब्रेला बिलोंगिंग टू राम, वह छाता जो राम का है, बिलोंगिंग टू माने का होना या से संबंधित होना।
तो ये ओनरशिप या पोजेशन प्रकट करने के लिए राम संज्ञा का राम्स हो गया है, राम्स मतलब राम का, मतलब मलिकाना छाता पर किसका अधिकार है, राम का। अतः राम संज्ञा पजस्सु या जेनेटिव केस में है, तो संबंध कारक जिसको हिंदी में कहते हैं। पजस्सु केस आप जानते हो ना, तो जैसे माई मोइन, लेकिन उसको जेनेटिव केस भी कहा जाता है, तो इसको भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में ये आ गया कि इसमें निम्नलिखित में से जेनेटिव केस क्या है। आप यूपी टेट की परीक्षा दे रहे हैं, सुपर टेट, तो पूछ लेगा तो जेनेटिव केस इसमें कौन सा। आप जान रहे हैं कि माई जैसे माई योर ही जी सब होते हैं पजस्सु केस, लेकिन आप बता नहीं पाएंगे, तो जेनेटिव विषय का नाम है, इसलिए सब टर्म है, शब्द है, जानना जरूरी है आपके लिए। क्लियर। तो इसको पजस्सु केस कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि WHOS है, हुज कट गया, हुज माने किसका किसकी, उत्तर में पजस्सु केस आता है, जैसे हुज अम्ब्रेला, ठीक है, यहाँ था हुज अम्ब्रेला किसका छाता, ठीक है, तो यहाँ राम्स RAM राम्स छाता राम का, तो किसका प्रश्न करेंगे नाउन में, तो पता चल जाता है कौन सा इसमें पजस्सु केस है। अब यहाँ देखिए पजस्सु केस हमेशा अधिकार प्रकट नहीं करता है, यह लेखक के होने का कार्य यानी ऑथरशिप जिसको कहते हैं, या स्रोत ओरिजिन जिसको कहते हैं, किस्म काइंड प्रकार जिसको कहते हैं, आदि प्रकट करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। मतलब हमेशा नहीं कि अधिकार प्रकट करने के लिए भी, कभी कभी ये ऑथरशिप यानी लेखक के होने का कारण यानी तो मालिकाना हक बताता है, स्रोत बताता है, किस्म भी बताता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ शेक्सपियर है, शेक्सपियर्स प्ले, शेक्सपियर का नाटक, तो द प्ले रिटन बाय शेक्सपियर। क्लियर। यह लेखक होने का कार्य, मतलब शेक्सपियर का नाटक शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया नाटक, शेक्सपियर के नाटक का मतलब। ए मदर्स लव, ए मदर्स लव मतलब ए लव फेल्ट बाय ए मदर, जो माँ के द्वारा महसूस किया गया प्रेम, उसको मदर्स लव माता का प्रेम कहते हैं। द प्रेसिडेंट्स स्पीच, न स्पीच डिलीवर्ड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की स्पीच मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया भाषण। एम अग्रवाल्स हाउस, अग्रवाल हाउस मतलब द हाउस वेयर मिस्टर अग्रवाल लिव्स, वह घर जहाँ मिस्टर अग्रवाल रहते हैं। अशोक स्कूल माने द स्कूल वेयर अशोक गोज, वह स्कूल जहाँ अशोक जाता है। ये सब क्या है, स्रोत बताया जा रहा है, कि प्रकार बता रहा है, ठीक है, मालिकाना हक बताया जा रहा है। चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड, बच्चों का खेल, प्लेग्राउंड माने खेल का मैदान, बच्चों के खेल का मैदान मतलब एक ऐसा मैदान जहाँ बच्चों के लिए जो खेलने के लिए जो बना है। ए वीक हॉलीडे, हफ्ते का हाल छुट्टी, तो ए हॉलीडेज विच लास्ट ए वीक, एक ऐसी छुट्टी जो एक हफ्ते तक चलती है। तो ये सब मतलब पजस्सु केस भी होता है। पजस्सु केस में पोस्ट ऑफिस बना लगा के बनाया जाता है, जैसे राम्स पेन राम की कलम, मोहन्स पेन मोहन की कलम, ठीक है। और प्रोनाउन रहता है, तो जैसे राम्स पेन की जगह आपका नाम राम है तो आपका माई पेन, ठीक है, ठीक है, तो योर पेन तुम्हारी पेन, तो इस तरह से नाम ये पोस्ट ऑफिस आता है, या उसके बाद प्रोनाउन का पजस्सु केस आता है। तो ये सब प्रोनाउन के पजस्सु केस भी अगर आप पढ़ेंगे। अब अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे पजस्सु केस बनाने की विधि, कैसे कैसे कहाँ कहाँ पोस्ट ऑफिस लगता है। जैसे का की अंग्रेजी आप भी लगता है, ठीक है, जैसे कुर्सी का पैर तो द लेग ऑफ चेयर लिखा जाएगा, चेयर्स लेग लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, जबकि राम्स पेन सही है। तो इस तरह से कहाँ पोस्ट ऑफिस लगाना चाहिए, कहाँ आप, ये सब क्लियर हो जाएगा। आपको पजस्सु केस कैसे बनेगा अगले वीडियो में हम बताएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। इसी तरह से रोज़ पढ़ते रहें, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।